औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बेटे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने एग्ज़ाम पे वर्कआउट कर रहे होंगे और वक्त बहुत कम रह गया है और फिनिशिंग टच आप लोग दे रहे होंगे। मैं आपके इस एफ़र्ट में आपके साथ हूँ और हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपके लिए एक टारगेट आया है, मैं इसमें आपके लिए जितनी आसानी हो सके आपको प्रोवाइड करूं। तो आज हम लोग इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करेंगे जो पास्ट 10 ईयर्स में आए हैं। क्योंकि टाइम कम रह गया तो मैंने सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो कि 10 ईयर्स में आ चुके हैं उन पर वर्कआउट किया है। और आइए हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, पहला न्यूमेरिकल लेकर हम आपके सामने आ गए हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है पिछले 10 ईयर्स में। ये रिलेटेड है वेक्टर प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से। और अगर आप ये एक न्यूमेरिकल सीख जाते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पिछले 10 ईयर्स में आ चुके हैं वो आप आराम से वर्कआउट कर लेंगे। तो कोशिश करें जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ इस सवाल में ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आपके जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो इस सवाल से कवर हो जाएं। यहाँ दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, पी और क्यू, कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, आई जे के की फॉर्म में। पेपर में जब सवाल आएगा तो ये वेक्टर्स दोनों चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेंज सकती हैं। आई जे के जो कोफिशिएंट हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी हो सकता है आई और के आ रहे हो, जे ना आ रहा हो तो जे की जगह पे 0 आएगा। ऐसे ही अगर आई और जे आ रहे हैं, के नहीं आ रहा तो के की जगह पे 0 आएगा। बस इन दोनों में चेंज होगा, बाकी जो मांगने का अंदाजा सवाल के अंदर चीज़ों का वो बिल्कुल इस सवाल जैसा ही होगा। तो आइए फोकस करते हैं कि इस सवाल में क्या मांग रहा है। कि दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, दोनों वेक्टर्स बना रहे हैं। वो खैर बाद में उन्होंने कहा कि पैराग्राम की साइड्स बनाएंगे। पहले पार्ट में उन्होंने मांगा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ पी एंड क्यू। यानी ये काम बहुत बार आपसे सवाल में मांगा जाएगा कि दो वेक्टर्स दिए होंगे और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो इस वर्ड को आप बिल्कुल हाईलाइट कर लें। जब भी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आपसे मांगा जाए तो आपको ये मेथड ध्यान में याद आना चाहिए। तो आए पहले हम पहले पार्ट पर ही आ जाते हैं। डेटा बनाया, पी और क्यू दो वेक्टर लिखे और अब दो पार्ट मांग रहा है यहाँ पर। एक पार्ट में ये मांग रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, पहले हम वो निकालते हैं, बाद में दूसरे पार्ट को समझेंगे कि एरिया ऑफ पैराग्राम में क्या करना है। तो आइए, जब भी आपसे मांगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले जो वेक्टर्स दोनों आपको दिए हुए हैं आप इनका वेक्टर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक नया वेक्टर बनेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आइए देखें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। इसका एक और मेथड भी है, लेकिन आप जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो यही है कि आप डिटर्मिनेंट बनाइए और 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फर्स्ट रो में आई जे के, ये हर सवाल में ऐसे लिखना होगा। सेकंड रो में आई जे के कोएफिशिएंट आएंगे, तो आई के साथ 2 है तो यहाँ 2 आ गया, जे के साथ -2 है और के के साथ 3 है। सेम हेयर क्यू के साथ 3 है, यहाँ पर आई के साथ 3, जे के साथ 3 और के साथ भी 3 है। तो अब जब पेपर में सवाल चेंज होकर आएगा तो जब पी और क्यू के ये वेक्टर्स हैं इनके कंपोनेंट चेंज सकते हैं, लेकिन मेथड पूरा यही रहेगा। ऐसे ही आपको डिटरमिनेंट बनाना है और अभी एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड का तरीका समझ लीजिए, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे सवाल आपको हेल्प करके आई को लिया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ी तो एक नया मैट्रिक वाला 2/2 का डिटरमिनेंट आगे बन जाएगा, -2 3 3 3। देख सकते हैं आप लोग। अब फॉर्मूला कहता है कि ऑल्टरनेट साइन चलेगी। आई आपने प्लस का लिया तो जे माइनस का आएगा, ये फॉर्मूले की माइनस है, तो ये याद रखें जे हमेशा माइनस का होगा। और अब रो जे की और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 3 और 3 3, जे की रो कॉलम छोड़ दिया। अब साइन फिर चेंज करेंगे, प्लस का के आएगा तो के की रो और कॉलम छोड़ दिया तो 2 -2 3 3, ये आपके सामने है। अब ये 10वीं जमात का डिटरमिनेंट बन गया, जैसे आपने एक्सपेंड किया था मैट्रिक क्लास में कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बीच में फॉर्मूले की माइनस होती है। तो आइए ऐसे ही आ गया, 2 3 6 माइनस का आया, माइनस फॉर्मूले की आ गई, 3 3 9 माइनस जैसे ही 2 3 6 माइनस फॉर्मूले का 3 3 9 प्लस का कैसे आया 2 3 6 माइनस बीच में फॉर्मूले का था, लेकिन ये 3 2 6 भी माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा।
मजीद चले आगे, -15 हो गया, ये -3 हो गया, ये +12, ब्रैकेट खोले तो ये P क्रॉस Q का वेक्टर तैयार हो गया। लेकिन हमें वेक्टर नहीं निकालना, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है मेरे बेटे। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो P क्रॉस Q हमने निकाला है अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पार्ट 2 है जिसमें हमसे एरिया ऑफ पैराग्राम मांग रहा है, तो अगर ये आपसे मांगता है तो जो P क्रॉस Q की मैग्नीट्यूड है ये उसके एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला भी है। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे यूनिट वेक्टर के साथ साथ एरिया ऑफ पैराग्राम भी मांगा जाए तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसकी तो एरिया ऑफ पैराग्राम भी आपका आ जाएगा। जैसे कि इस सवाल में एरिया पैराग्राम बाद में निकालना है, तो हमने अभी ये जो मैग्नीट्यूड निकाली है इससे अपना ये सेकंड पार्ट में हमने कवर कर लिया कि एरिया ऑफ पैराग्राम इस क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे आप देख सकते हैं कैसे निकालेंगे, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, मजीद सॉल्व करके ऐड कर दिया तो √378 ये मैग्नीट्यूड भी इसकी आ गई और एरिया ऑफ पैराग्राम भी आ गया। मजीद ये अब वो जो पार्ट 1 में यूनिट वेक्टर मांग रहा था वो भी सवाल में निकालना है, तो वेक्टर ऊपर रखा उसकी मैग्नीट्यूड नीचे, तो ये वेक्टर आपने निकाला हुआ P क्रॉस Q का वो यहाँ लिख दिया, मैग्नीट्यूड को नीचे एलसीएम ब्रेक कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 सवाल कवर कर लिए कि अगर हमसे एरिया ऑफ पैराग्राम मांगता है बेटे तो जो P क्रॉस Q आप निकालेंगे उसकी मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे वही एरिया ऑफ पैराग्राम है। अगर आपसे यूनिट वेक्टर मांगता है तब भी आपको ये मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, मगर वहां एरिया ऑफ पैराग्राम का तस्करा आप नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालकर आप उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उससे। यानी इस सवाल के अंदर 2 सवाल कवर हो गए कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आपसे मांगता है तो आपने वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालनी और डिवाइड कर देना है। अगर एरिया ऑफ पैराग्राम मांगता है तो जो मैग्नीट्यूड निकलेगी वही एरिया ऑफ पैराग्राम कहलाएगा। अच्छा, मैंने आगे कुछ अगले पेज पे कुछ सवाल कवर किए हैं जो कि इस टॉपिक को हेल्प करेंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल मांग सकता है तो उस सूरत में ये एरिया ऑफ पैराग्राम जो आपने निकाला है, आपको तो एक पैराग्राम को हम डिवाइड कर देंगे डायगोनल से तो इसमें 2 ट्राइंगल बन जाती हैं। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का सवाल आ जाए तो पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी एरिया ऑफ पैराग्राम के आंसर को 2 से डिवाइड कर दी जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा अब इस ट्रिक को अच्छे तरीके से देखेंगे। आगे मैं वो सवाल दिखा देता हूं आपको। तो बेटे ये सवाल थे जो कि 10 ईयर्स में काफी बार आए, जैसे कि वो देखें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दोबारा मांग रहा है, 2 वेक्टर्स का काम आपने पीछे सीख लिया है। एरिया ऑफ पैराग्राम अगर मांगता है अलग से तो आपने खाली मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ देना है, यूनिट वेक्टर नहीं बनाना। और जैसे थर्ड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल मांग रहा है कि आपके पास 2 साइड दी 2 वेक्टर के जरिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे, पहले वही काम करेंगे, एरिया ऑफ पैराग्राम निकालेंगे फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल कवर कर लिया, मगर उस एक ने अपने अंदर काफी सवाल कवर कर लिए। तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप उस सवाल के मेथड को बार बार दोहराएं ताकि आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आ जाए। कैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वो सीखें। खैर अभी हम यहाँ पर आते हैं, अब हम आ गए हैं डॉट प्रोडक्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और अगर वो कहता है कि परपेंडिकुलर हों तो बताएं वैल्यू ऑफ P, यानी वेक्टर ए के अंदर J के साथ एक नंबर आएगा P जो यहाँ मिसिंग है, ये हमें निकालना है। तो याद रखें बेटा, जब भी वो परपेंडिकुलर आपको दे देगा तो उससे उनका एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और 2 वेक्टर अगर 90 के एंगल पर होंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। इस बात को अब याद कर लीजिए कि व्हेनेवर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर, क्योंकि डॉट में क्या आता है, कॉज आता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दोनों वेक्टर्स को हमने लिखा ए और बी, एंगल 90 डिग्री, P हमें निकालना है और फिर हमने इसी बात को लेकर चलेगा आगे कि वेक्टर्स क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा 0। अब हमने वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर ए लिख दिया, वेक्टर बी के ऊपर वेक्टर बी लिख दिया। अब उनको डॉट निकालेंगे। याद रखें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकाला था, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं उसको। अब हम निकाल हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि इसमें आपने दोनों वेक्टर्स को लिखने के बाद अब बस आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। लेकिन अगर आई वाले को जे से आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद आप यही याद कर लें कि आई वाले को आई से करना है मल्टीप्लाई, जे वाले को जे से करना है और के वाले को के से।
बाकी सारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 0। तो मैंने दिखा दिया कि पहला सवाल था 3 वन ज़ा 3, आई डॉट आई वो नीचे 1 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस पी को 3 से करा माइनस 3 जे डॉट जे वो बाद में 1 हो जाएगा, के वाले को के से कर दिया 3 4 ज़ा 12, के डॉट के बाद में 1 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 12 माइनस 9 यानी कि प्लस का 9 हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो गया और आंसर आ गया -3। तो ये न्यूमेरिकल रिसेंट ईयर्स में काफ़ी बार आ चुका है। आप ये वेक्टर चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, ये पी की जगह कोई और नंबर आ सकता है, ए आ जाए, लेकिन सवाल का मेथड यही रहेगा कि अगर परपेंडिकुलर दिए हुए तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। चलते हैं आगे। बेटा मैंने कोशिश करी कि 10 ईयर्स पे वर्कआउट कर दूं कि टाइम कम रह गया है एग्जाम में आपके, तो जो अभी रिसेंट 10 ईयर में सवाल आए हैं वो सारे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अगला सवाल फिर आ गया है, रिलेटेड है लॉ ऑफ कोसाइन से। आपने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा होगा जिसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। तो आए सवाल को पढ़ते हैं कि दो फोर्सेज हैं, उन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। सवाल के हिसाब से हमें इनके दरमियान एंगल निकालना है और आगे उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जो रिजल्टेंट है वो भी उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी यहाँ तीनों बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, रिजल्टेंट किसी एक के है दोनों के बराबर, तो तीनों ही बराबर हो गए। ये किस सूरत हाल में होगा कि उन दो वेक्टर के दरमियान क्या एंगल बनेगा कि जब वो दोनों का रिजल्टेंट भी उनके बराबर आ जाए, वो एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ डेटा में दिया हुआ है कि तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर हैं, दोनों वेक्टर की, और रिजल्टेंट जो आएगा उसकी भी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आखिरी किस एंगल पे ऐसा होगा, दो वेक्टर्स क्या एंगल बनाएं कि उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर आ जाए, वो एंगल हमें निकालना है इस सवाल में। तो यहाँ हम लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रीजन में भी आ सकता है। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन आपने पढ़ा है, ये प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो अभी यहाँ पे हम प्लस वाला ही लगाएंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ये उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। और अब तीनों क्योंकि बराबर है मैग्नीट्यूड, तो हमने सब जगह पर f ही रख दिया सवाल के हिसाब से, और फिर उल्टा पे एफ एस सी आया, ये एफ स्क्वायर ऐड होगा 2f स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो जरा एफ स्क्वायर आ गया, फिर ये प्लस का 2f स्क्वायर करके माइनस का हो गया, इनको माइनस करा तो माइनस एफ स्क्वायर, ये बाद में 2f स्क्वायर इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और कॉज इनवर्स माइनस हाफ 120 डिग्री के बराबर है। यानी अगर ये सवाल रीजन में भी आता है तब भी ये सोल्यूशन आपको करना होगा उस रीजन के जवाब में, और यानी कि अगर वो वेक्टर्स 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर आ जाएगा। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आ गया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूफ है, ये एक रिजल्ट हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिसेंट ईयर में ये आ चुका है, तो मैंने लेफ्ट साइड ले ली, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इसलिए लगा बेटा, आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो उन्होंने आगे यूनिट वेक्टर नहीं लगाया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज को लाकर हमने लेफ्ट साइड पे रख दिया, उन पे स्क्वायर आ रहे थे, स्क्वायर अलग अलग कर दिए सब पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये मैट्रिक वाला फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर राइट साइड आपकी आ गई है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। ये अगला सवाल एक और आ गया है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 10 ईयर्स के अंदर भी है ये भी रिलेटेड है लॉ ऑफ कोसाइन से, कि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमें दी हुई हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर दिया हुआ है, और ये हमसे अब दो चीज़ें मांग रहा है कि बताइए उनके डिफरेंस की मैग्नीट्यूड्स का आंसर क्या आएगा। डिफरेंस मतलब कि हमें a माइनस बी निकालना होगा और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेनी होगी, और इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा होगा। तो ये दो चीज़ें मांग रहा है इस सवाल में। इस टाइप का सवाल डिफरेंस के बजाय प्लस के लिए भी आ सकता है। तो आइए डेटा बनाते हैं, ए और बी लिखा, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए माइनस बी जो डिफरेंस है उसकी मैग्नीट्यूड ये मांग रहा है, और थीटा मांग रहा है। तो हमने यहाँ पर अपने डेटा को देखते हुए चलना है, क्योंकि ये डिफरेंस की मैग्नीट्यूड मांग रहा है तो लॉ ऑफ कोसाइन मैंने माइनस वाला लगा दिया। आपको ये फॉर्मूला पड़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। हमने यहाँ पर एंगल को नहीं खोला क्योंकि ए डॉट बी हमें दिया हुआ है, तो लाके हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन की एक फॉर्म है, तो मैंने सीधे हाथ पर ए की जगह पे 4 रख दिया, बी की वजह 6, ए डॉट बी 30.5 रख दिया, स्क्वायर्स खोले, मल्टीप्लाई कराया, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करा,
तो यूँ आपका आंसर 25 का रूट लिया 5 आ गया। तो पार्ट 1 का आंसर 5 आ गया। सेकंड पार्ट में ये एंगल मांग रहा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ए डॉट बी के ए डॉट बी रख दिया, ए और बी की मैग्नीट्यूड रख दी, मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड हो गया, कॉस इनवर्स ले लिया 55.77 डिग्री, ये इसका एंगल आ गया। तो देखें वही बात आ गई कि आपने डेटा को देखकर चलेंगे, डेटा किस अंदाज में आपको दिया हुआ है वैसे जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन होती रहेगी। आप इसको फिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये भी एक सवाल 10 ईयर्स के पुराने ईयर में आ गया था। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, और फिर नीचे दो वेक्टर दिए हुए हैं। तो मैंने कोशिश करी क्योंकि ऐसा सवाल आपको तंग ना करे, जो रूटीन से हट करो, तो इसको भी अच्छे अंदाज में देख लीजिए। हो सकता है यही सवाल आपका एग्जाम में आ जाए। प्रोजेक्शन का वर्ड यूज कर रहा है तो रिलेटेड है डॉट प्रोडक्ट से बेटा। प्रोजेक्शन माने कि एक वेक्टर का कोई कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पैरेलल बनाना है हमने, तो यहाँ पे ए ऑन टू बी मांगा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला नीचे मैं दिखाऊंगा आपको अभी। खैर अभी हमने दो वेक्टर्स लिखी है और बी, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी मांग रहा है। तो ये मैंने नीचे यहाँ पर सोल्यूशन में लिखा है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, बी इसकी सबस्क्रिप्ट में आया है। तो ये जो ए बी है, ये मतलब ये है कि ए का वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है, ए का वो कंपोनेंट जो बी के पैरेलल है इनटू बी की मैग्नीट्यूड, यानी जो ए बी है ये प्रोजेक्शन ऑफ ए कहलाएगा ऑन टू डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये जो फॉर्मूला वही होता है जो पढ़ते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा। तो उसने ए कॉस थीटा को हमने ए बी से रिप्लेस कर दिया, और अब हमें ए बी ही निकालना है कि ये ए बी यही प्रोजेक्शन है वेक्टर ए की बी के अलॉन्ग। तो ए डॉट बी को उल्टे हाथ पे ऐसे ही छोड़ दिया, ये बी मल्टीप्लाई था नीचे लाके डिवाइड हो गया। तो इट मीन अगर आपसे ए की प्रोजेक्शन मांगता है बी के अलॉन्ग, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। और अब पहले हम ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए डॉट बी 3 वाले को आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। 3 1 3 हो गए, 3 1 3 जे वाला भी हो गया, 4 2 8, और फिर माइनस का 8 ए डॉट बी आ गया। और अब बी की मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। सिंपल बी मतलब बी की मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड निकाली। और अब ये फॉर्मूला आपने अरेंज करा था, ए की प्रोजेक्शन बी के लॉन्ग वाला, ऊपर ए डॉट बी की वैल्यू रख दी -8, नीचे बी की मैग्नीट्यूड रख दी √26। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बिठा दूं ध्यान में आपके कि ये उल्टा भी मांग सकता है, बी ऑन टू ए भी मांग सकता है। अगर ये बी ऑन टू ए मांगे तो बी ए के नीचे ए आएगा, बी के नीचे ए आ जाएगा और ए अलग हो जाएगा बेटा। मेरे बात उम्मीद करता बात समझ गए आप लोग कि फिर आप उसको बी ए के लिए अरेंज करेंगे, तो उसमें बी डॉट ए इज इक्वल टू उसको अरेंज करेंगे, तो उसमें उस सूरत हाल में जैसे अभी यहाँ पे बी की मैग्नीट्यूड आ रही थी, अगर ये बी ऑन टू ए मांगता है तो वहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड नीचे आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको वर्कआउट कर लेंगे। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटा मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 2 के जो रीसेंट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके दिखा दिया है। मगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 एक आया था जहाँ पे हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, ए और बी की मैग्नीट्यूड अलग अलग आपको दी हुई थी, तो वो प्लस वाले के लिए भी आ सकता है। हमने माइनस वाले लगाया है, तो आप प्लस वाला क्वेश्चन भी देखिए, मगर वो पुराने ईयर में काफ़ी आ चुका है, 10 ईयर्स में नहीं है। ऐसे ही मॉडल पेपर जो इस साल का आया है उसमें वेक्टर का एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जिसमें हमने दो वेक्टर से एंगल 90 प्रूव करा है, तीनों की मैग्नीट्यूड निकाल के उसे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर जो दो वेक्टर 90 का एंगल बना रहे थे उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 करा। तो वो न्यूमेरिकल जो मॉडल पेपर का है उसको भी देख लें, हो सकता है कि वही न्यूमेरिकल एज इट इज आपके एग्जाम में वेक्टर के चैप्टर से आ जाए। मगर मेरे बेटे एक बात डन है कि चैप्टर 2 से एक न्यूमेरिकल पेपर में लाजमी आना है, और इस वीडियो में जितने न्यूमेरिकल आपको शेयर किए हैं मुमकिन चांस है कि वह सवाल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इन्हीं में से सेलेक्ट हो जाए। तो आप इनको अच्छे अंदाजे कर लें। मिनिमम जो बच्चे बिल्कुल चैप्टर 2 को नहीं देख सके अभी, वो इन न्यूमेरिकल्स को लाजमी देख लें। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आ जाए, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ जाए, तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर अगर न्यूमेरिकल आता है तो कवर हो सकता है। और हर बढ़ता हुआ चैप्टर आपकी ऑप्शंस को बढ़ाता रहेगा कि आपको 9 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इन कम से कम जो न्यूमेरिकल मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किए हैं इसके, इनको तो लाजमी रेडी कर लें। और एक और बात, एक इसका वर्क का न्यूमेरिकल है जो चैप्टर 7 में भी मैं आपको शायद वीडियो में दिखा चुका हूं, जहाँ पे हमने दो वेक्टर दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर आर ए आर बी, और हमने फिर उसका डेल्टा आर निकाला और फिर एफ से उसका लिया डॉट प्रोडक्ट।
तो चैप्टर 7 में भी वो न्यूमेरिकल आप देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में आपको शेयर नहीं किया है। तो उस न्यूमेरिकल को देख लें, वहाँ पे वर्क निकाला गया है, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, उसको भी देख लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने एग्जाम पे अच्छा वर्कआउट करोगे। स्टिल सम डेज आर लेफ्ट बेटे, और बेहतर अंदाज में, ताकि कोई तशनगी न रह जाए कि जब आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आए तो उस टाइम पर आप कम से कम इस बात से मुतमईन हो कि आप जितनी एफर्ट कर सकते थे वो आपने फर्स्ट ईयर में की, ये आपका मैक्सिमम है, और आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करें कि यस दिस इज माय रिजल्ट, और मैं जितना मैक्सिमम कर सकता था मैंने किया। तो अभी भी वक्त बाकी है, आप अपने गैप्स को कवर कीजिए, इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। वालिदैन की दुआएं लीजिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।